हेलो दोस्तों, ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दर्पण सूत्र प्रूफ करना सीखेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ होता है, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार भी 2022 के एग्जाम में 5 नंबर के लिए एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था कि दर्पण सूत्र को सत्यापित करें, जिसके लिए 5 अंक अंकित होते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखेंगे इसको कि यह कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर दूसरे दर्पण सूत्र के लिए पहले यहाँ पर हम देखेंगे एक फिगर है, समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर देखिए ये जो है अवतल दर्पण है, एम डैश कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें ये सीपी जो है, जिसमें सीपी मुख अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस, और इसमें किसी वस्तु AB को मान लीजिए AB कोई वस्तु है यहाँ पर। ठीक है, AB वस्तु अनंत और वक्ता, इधर अनंत है और ये वक्ता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? मुख फोकस से होकर गुजरेगी। और वक्ता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें अपने ही पथ पर क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम किसी वस्तु AB जो है कोई बिंब है, AB कोई बिंब है जिसको हमने अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा, जिसका प्रतिबिंब जो है A डैश, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश मुख फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वास्तविक और उल्टा बन रहा है। एक बार और फिर से हम समझेंगे कि यहां पर AB कोई वस्तु है जो जिसकी स्थिति जो है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है। उसको जब उसका मुख अक्ष समांतर जब किरणें आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब जो है वह मुख फोकस और वक्ता केंद्र के बीच A डैश B डैश वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। अब यहां पर देखेंगे कि कुछ इसका नामकरण करते हैं। मान लीजिए कि यहां से A और ये A मान लीजिए AD जो है कोई आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद इस दिशा में लौट जाती है, मुख फोकस से होते हुए इस दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान देंगे। यहां पर लिखेंगे यहां पर कि माना कि M डैश कोई अवतल दर्पण है। माना कि M डैश कोई क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें CP मुख अक्ष, कॉमा P ध्रुव, F मुख फोकस, C वक्रता केंद्र है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि
दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी f हो गया। और ये भी पढ़े थे कि फोकस ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, वह होती है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और सी के बीच की दूरी है, पी और सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और यहां पर देखिए यू जो मान लेंगे, यहां पर माना कि यहां से देखिए ये वस्तु है, बिंब है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। तो ये यहां से वस्तु की दूरी जो है वह यू मान लिया जाए, वस्तु की दूरी यू। और प्रतिबिंब जो है यहां से यहां तक ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माना कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी बीपी बराबर यू तथा प्रतिबिंब की दूरी बी डैश पी बराबर भी है। फिर लिखेंगे यहां पर, देखिए समझेंगे कि ये पीएफ जो है, पीएफ ये फोकस दूरी है। लिखेंगे माना कि फोकस दूरी पीएफ बराबर स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या सीपी बराबर, वक्रता त्रिज्या सीपी बराबर आर है। अब यहां जरा थोड़ा ध्यान देंगे। अब चलेंगे यहां पर, ये जैसा कि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 एंगल बनाएगा। ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान देंगे कि यहां से हम एक लंब डाल देंगे इस पर, एन लंब डाल दिए तो ये भी 90 एंगल बनाएगा। अब देखेंगे यहां आएंगे त्रिभुज, देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। अब जरा ध्यान देंगे, हम अलग एक यहां पर थोड़ा सा फिगर इधर ड्रॉ कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। आकृति आपका यहां ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे कि इसमें दो एंगल आपस में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। यानी कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि दोनों का मान क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए यहां पर जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के जो कोण बनते हैं उसको हम सम्मुख कोण कहते हैं, और सम्मुख कोण का युग्म जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, यानी दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर देखेंगे दो एंगल जो है आपस में, ये क्या हो गया? आपस में समूह कोण के युग्म से दोनों आपस में बराबर होगा। कोण BCA बराबर कोण B डैश CA, कोण B डैश CA, ये क्या हो गया? सम्मुख कोण हो गया, सम्मुख कोण। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब दो त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर होगा। तो यहां पर
एक नियम होता है समरूपता का नियम, जिसे हम एंगल कहते हैं, एंगल समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से। तो देखिए ए समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर आएंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलरली होगा, एक दूसरे का सिमिलरली होगा, समरूप होगा। यानी ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का चिन्ह है, समरूपता को दर्शाता है। समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होती है, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर जब इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तो आइए यहाँ पर इसका, अगर ये ए बी भुजा लेते हैं, लंब लेते हैं, तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा। यानी ए बी अब बटा ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर ये होगा, अब इसका आधार लीजिए बी सी, तो क्या होगा बी सी अब बटा बी डैश, इसका आधार क्या होगा बी डैश सी, ये हो जाएगा बी डैश सी। मतलब इसका लंब लिए तो लंब का बटा लंब आ जाएगा, और ये आधार लिए तो इसका भी आधार आ जाएगा बी डैश सी। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब आएंगे पुनः अब आइए यहां पर जरा ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज में आएंगे बी एन एफ, त्रिभुज ये वाले त्रिभुज में आइए, यहां देखिए ये वाले त्रिभुज में अब चलते हैं, यहां ये त्रिभुज में, ये और ये वाले त्रिभुज में चलते हैं, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। जैसा यहां देखिए, यहां ये दोनों में चलते हैं। त्रिभुज डी, यहां क्या लिखा हुआ है डी पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश ये होगा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज में अभी हम चल रहे हैं। जैसा कि अभी यहां पर हमने समरूपता का नियम लागू किया, दो एंगल आपस में बराबर किया, ठीक इसी प्रकार यहां पर दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे और इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान देंगे, दोनों त्रिभुज में अब आइए, यहां पर देखिए कोण डी एन एफ अलग, हम यहां पर ट्रायंगल अलग हम यहां बना देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही यहां देखिएगा, ये है आपका डी, ये है एन और ये है एफ, और ये है बी डैश और ये है ए डैश। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों 90-90 होगा। तो ये होगा डी एन एफ, कोण डी एन एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब देखिए दोनों समूह कोण होंगे, आमने सामने का कोण है, ये आपस में बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण एन एफ डी, चाहे यहां से डी एफ एन, कोण डी एफ एन बराबर ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहां भी आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ कोण जो है इसको आप यहां पर 90 डिग्री करके यहां पर आप इसको जो है ये दोनों उभयनिष्ठ कोण कब लिखेंगे, जब ये आपस में 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है तब लिख दीजिए उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब बताइए यहां 90 डिग्री होगा तो ये भी उभयनिष्ठ कोण होगा, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान देंगे, अब यहां पर कि कोण है डी एफ एन, तो इसका समूह कोण कौन है, इस कोण का समूह कोण कौन है, ये वाला, ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश, यानी दोनों आपस में क्या है समूह कोण है। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहां पर देखिए ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका समूह कोण, समूह कोण, यानी समूह कोण के युग्म से ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
तो दो कोण आपस में बराबर हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ जैसे ये ट्रायंगल है दो, ठीक है, इसका अगर नाम है डी है या एन है या एफ है और ये बी डैश है और ये क्या है ए डैश। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हुआ, दोनों 90 है। कहता समूह कोण आपस में बराबर है, अगर ये 30 डिग्री हो तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 90 30 तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। तो ये भी कितना होगा 90 30 तो ये भी 60 होगा। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता है, यानी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा और क्या हो जाएगा, ए समरूपता का नियम लागू होगा। इसलिए ए समरूपता, ए समरूपता से मतलब एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता के नियम से चल रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश, सॉरी मिस्टेक है, ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, यहां तक देखिए, जब तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको स्क्रीन पुश कर करके इसको रोक, वीडियो को रोक रोक कर आप देखिएगा तो समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो आइए यहाँ पर फिर से हम ट्रायंगल बनाते हैं, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ऐसा त्रिभुज है, यह है यहाँ पर डी, यह है एन और यह है एफ, यह है बी डैश और यह है ए डैश। तो भुजाएं समानुपाती, तो इसका अगर हम लंब लेते हैं तो इसका भी तो लंब लेना पड़ेगा, यानी यह हो जाएगा डी एन बटा ए डैश बी डैश, डी एन बटा ए डैश बी डैश। अब इसका आधार लीजिए एफ एन, आधार क्या है एफ एन अब बटा इसका आधार क्या होगा बी डैश एफ, आधार होगा। अब इसका काम खत्म। चलिए देखेंगे यहां पर आप जे डी एन बटा ए डैश बी डैश एफ एन बटा बी डैश एफ। अब यहां पर अब मान लीजिए चूंकि एन बिंदु P के काफी करीब हो, चूंकि एन बिंदु P के काफी करीब हो, ठीक है, चूंकि एन बिंदु P के काफी करीब हो तो एन बिंदु P के काफी करीब हो, मतलब जैसा कि ये P बिंदु यहाँ पर एन के काफी करीब हो। जैसे कि अभी मान लिया जाए कि कोई जैसे मान लेते कोई हम लोग ये क्या करते हैं कि जैसे हमको कॉल आता है, ठीक है, जैसे दूसरे जगह से अगर मुझे कॉल आ रहा है, असम से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है कॉल, अगर मुझे पूछता है कि अगर बताइए कि कॉल पे आता है कि कॉल आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि बिहार से बोल रहे हैं। अगर मुजफ्फरपुर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो मुजफ्फरपुर से डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर कॉल आता है तो हम लोग अगर कॉल से पूछा जाता है कि आप कहाँ कॉल लगा है तो क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन होते अपने घर पे। तो वही यहाँ पर चीज समझेंगे कि ये P के काफी करीब है, P के काफी करीब है, इसलिए ये FN बिंदु जो है बराबर हो जाएगा PF। क्या हो जाएगा FN बिंदु किसके बराबर हो जाएगा PF के। अब यहां पर देखिए FN, तो यहां पर लिखेंगे FN बराबर PF। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि ये N बिंदु जो है P के काफी करीब है, इसलिए ध्यान दीजिए अब यहां, इसलिए एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं, FN बट्टा हो जाएगा ये,
अब यहां पर देखेंगे, अब आइए dn बटा a डैश b डैश बराबर ये fn जो है fn, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, fn के बदले यहां पर pf, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे pf बटा हो जाएगा b डैश f, ये हो गया b डैश f हो गया। अब देखेंगे, चूंकि जरा यहां ध्यान देंगे कि AB जो है इसकी लंबाई अगर यहां पर ऐसे है तो ये आगे आएगी, तो ये जैसा कि जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखा किसे कहते हैं कि किसी समतल में स्थित वैसी दो रेखाएं हैं जिसकी बीच की लंबी दूरियां हमेशा बराबर होती है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। AB जो है यह आपतित किरण है, AD जो है आपतित किरण है और DS जो है यह परावर्तित किरण है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि ये AB जो होगा ये DN के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि बीच की लंबी दूरी है, यानी वही आगे आएगा तो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये DN की जगह पर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो AB अब बटा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बराबर ये हो जाएगा PF, जो गया PF अब बटा B डैश F, यहां पर लिख देंगे चूंकि AB बराबर DN, चूंकि AB बराबर DN। अब इसको समीकरण मान लेंगे, यहां पर समीकरण इसको मान लीजिए, इसको समीकरण मान लेते हैं 2, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, इससे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से जब हम चलेंगे तो जब नियम होता है कि जब समीकरण 2 समीकरण में क्या होता है कि कोई एक टर्म आपस में बराबर होता है तो वो ऑटोमेटिक कट जाता है और जो बचेगा वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये AB और इसका इधर का AB बटा A डैश B डैश, इसका AB बटा A डैश B डैश, यानी दोनों कट जाएगा और इसमें क्या बचेगा, BC, क्या बचेगा, BC बटा B डैश C, इसका बच गया क्या, PF बटा B डैश F, ये बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये डायरेक्ट कैसे हुआ, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे A बराबर हमने x कह दिया, समीकरण 1 कर दिए, और B बराबर यहाँ पर y कह दिया, समीकरण 2 कर दिया। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, यहाँ पर 1 और 2 से, तो x बराबर सॉरी A बराबर यहाँ A बराबर x और A बराबर y, दोनों में इक्वल है A, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो x बराबर y लिख देंगे। कैसे लिख देंगे अब यहाँ पर समझेंगे। अगर इसको हम घटाते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते, A बराबर x और A बराबर y, यानी समीकरण दोनों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर तो घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में, ए कट जाएगा प्लस माइनस, यानी इधर 0 हो गया, इधर हो गया x माइनस y। अब x को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस y, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा, y, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा y। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम ये दोनों टर्म में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला और यहाँ पर ये वाला दोनों आपस में इक्वल है, तो जैसा कि इस प्रोसेस पे आया है उसी तरह यहाँ पर ये जैसे कैसे कट गया, यहाँ पर y माइनस x माइनस y आया, इसको हम इधर भेजे तो माइनस माइनस कट गया तो x माइनस x बराबर क्या हो गया, ये आ जाएगा x बराबर y आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि जब इसको हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो इतना देखिए, टर्म को बचाने के लिए, कुछ स्पेस को बचाने के लिए हमने ऐसा किया है, समीकरण 1 और 2 से आप घटाइएगा तो ये आपका टर्म आ जाएगा BC बटा B डैश C और PF बटा B डैश F। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ, इतना ठीक है। चलिए देखिए इसको, चलिए अब यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ये BC, जरा यहां पर आइए, BC ये लाइन है आपका, यहां पर देखिए, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका P। तो यहां पर जो ये BC जो है, ये BC कब आएगा, BC यहां पर देखिए BC कब आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए BC जो है ये BP में से DP में से CP को जब घटाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो BC कैसे आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तब नहीं आ जाएगा, 3 आएगा, तो ये BP में से CP घट जाएगा तो ये आ जाएगा BC,
यानी BC के बदले हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, BC के बदले हम लिख सकते हैं BP, BP क्या लिख सकते हैं, BP माइनस BP माइनस CP, BP माइनस CP बटा, अब देखिए इसका काम खत्म। अब यहां पर देखिए फिर आइए, फिर यहां पर B डैश P में आइए, यहां B डैश P, B डैश P और यहां पर बीच में है F, ये क्या है F। तो B डैश F जो है ये कब आएगा, सॉरी B डैश C, एक मिनट गलत हो रहा है, B डैश C, BC, BC के बदले हमने निकाल दिया BP अब माइनस CP, ठीक है। B डैश C कब आएगा, B डैश C यानी यहां पर है C बिंदु, ये है C और यहां पर है B डैश और ये है P, यहां पर देखिए तो ये B डैश C जो है, B डैश C, B डैश C कब आएगा, CP में से B डैश P को घटाएंगे, ये हो गया CP, क्या आ जाएगा CP, CP माइनस CP माइनस B डैश P, B डैश P यह आएगा। अब यहां पर देखेंगे आगे, चलिए देखिए अब यहां पर PF तो है ही, इसका माना गया इसलिए PF ही रह जाएगा, PF बटा B डैश F। अब फिर से आइए यहां पर B डैश F कैसे आ रहा है, देखिए यहां ये है आपका B डैश, ये है आपका F और ये है P, यहां पर देखेंगे B डैश P, तो यहां पर B डैश जो है B डैश F कब आएगा, B डैश P में से हम PF को घटा लेते हैं तो B डैश F आ जाता है, मतलब ये पूरे में से इतना को घटा लेंगे तो ये पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका ये इतना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा B डैश P माइनस PF, मतलब इतना B डैश P में से PF को घटा लेंगे तो B डैश F आ जाएगा। अब यह हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान दें, चिन्ह परिपाटी का नियम होता है कि चिन्ह परिपाटी में थोड़ा समझेंगे, ये जो भी दूरी मापी जाती है दर्पण में, वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं तरफ दूरियां मापी गई धनात्मक होती है। ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक होता है, नीचे की तरफ दूरी मापी गई ऋणात्मक होता है। तो ये दर्पण की बाईं तरफ जो दूरी होगा, दर्पण के बाईं तरफ यानी दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव से बाईं तरफ जो भी दूरियां मापी जाती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि BP जो है, जैसा कि यहां पर BP देखिए, BP को क्या माना गया, यहां भी देखिए BP को U माना गया, तो U तो दर्पण की बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस U हो जाएगा। दर्पण के बाईं तरफ मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए यह माइनस होगा, तो माइनस U हो गया। अब देखिए BP माइनस हो गया, माइनस फिर माइनस है यहाँ CP का देखिए यहाँ पर CP को कुछ माना गया होगा, CP क्या है R, तो ये R है, तो ये भी तो दर्पण की बाईं तरफ है, ध्रुव से बाईं तरफ है, ये भी ऋणात्मक होगी तो माइनस R होगा बटा। अब देखिए CP, तो CP को क्या माना गया है, CP को माना गया है R, क्या माना गया, यहाँ पे देखिए CP को माना गया R, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है इसलिए यह R नहीं माइनस R होगा, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर समझाया है कि दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऐसा भी आप जानिए अवतल दर्पण में उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस R हो गया, अब फिर आइए यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, B डैश P कहाँ है, B डैश P को हमने क्या माना है V, B डैश P जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी ये भी तो माइनस है, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है, ये भी माइनस में होगा, माइनस V, ठीक है। अब देखिए PF को देखिए P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, तो ये भी दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो ये हो गया माइनस F बटा। अब देखिए B डैश P को क्या माना गया है, B डैश P, यहां देखिए तो B डैश P भी है यानी B डैश P यानी भी है, क्या है भी, तो ये बाईं तरफ है तो ये भी होगा माइनस में, और माइनस यहाँ है तो माइनस देंगे। और PF को क्या माना गया है, PF को माना गया है PF जो है ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, यानी ये भी माइनस F हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।
चलो ध्यान दीजिए, ये होगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा माइनस आर, ठीक है, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेते हैं, देखिए ऊपर से ही दोनों में से माइनस, यहाँ से भी माइनस, ऊपर भी माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा u और माइनस आर बटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला आर जो प्लस में हो गया और ये प्लस वाला माइनस में, माइनस जी बराबर ये माइनस एफ बटा माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा क्या v और माइनस एफ आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ चलिए, ये आ गया आपका u माइनस आर बटा आर माइनस भी बराबर एफ बटा v माइनस एफ। अब कैसे गुना होता है, ये ऐसे गुना, ये ऐसे गुना होता है, गुना करेंगे ऐसे, ये बराबर है, गुना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो आइए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसे हम गुना करते हैं तो ये आ जाता है आपका u माइनस आर इंटू v माइनस एफ बराबर एफ इंटू आर माइनस v, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज जरा ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में कुछ संबंध होता है। गोलीय दर्पण और उसकी फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 1 बराबर r/2, और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगुनी होती है, फोकस की दुगुनी होती है, यानी r बराबर 2 है, 1 बराबर r/2। तो जरा यहाँ देखिए कि r के बदले हम क्या 2f लिख सकते हैं कि नहीं, 2f इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें r से रिलेटेड कुछ यहाँ प्रूव करना नहीं है, f और v और u के रूप में हमको यहाँ पर फार्मूला लाना है, इसलिए r की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पर ये क्या f बराबर r/2, यानी f बराबर r/2, तो f यहाँ r निकालेंगे तो r बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2f होगा। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए f r बराबर जो है 2f, तो r जहां वहां पर क्या लिख सकते हैं 2f, तो u माइनस हो गया ये 2f इंटू v माइनस f बराबर f इंटू 2f माइनस v हो गया। अब इसको गुना कीजिए, अब देखिए u से v में गुना करेंगे तो क्या आएगा uv, फिर u से माइनस f में तो प्लस माइनस माइनस uf, फिर माइनस 2f से v में गुना तो प्लस माइनस माइनस 2vf माइनस माइनस प्लस हो गया, 2f में f से गुना तो 2f स्क्वायर हो गया। अब यहां देखेंगे यहाँ पर बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, f से 2f में गुना था 2f स्क्वायर और ये प्लस ये हो गया माइनस माइनस, तो 1 गुने v vf हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर, अब इसको 2f स्क्वायर प्लस को उठाकर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर कट जाएगा तो 0 आएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर को काट देंगे, कोई दिक्कत, काट दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे आइए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो 2vf है यानी vf है, तो 2vf को उठाकर इधर भेज दीजिए तो क्या हो गया uv माइनस uf माइनस uv माइनस uf बराबर पहले से है vf, यहाँ पर 2vf उठकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2vf हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो गया uv माइनस uf बराबर, अब 2vf प्लस में और 1vf माइनस में है, तो जैसा कि अलजेब्रा का नियम के अनुसार हम यहाँ पर आते हैं तो 2 को vf प्लस में 1 को vf माइनस में, तो क्या होगा 1 को vf आ जाएगा प्लस में vf आ गया। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, क्या एक्स्ट्रा काम करना है, दोनों तरफ uvf से भाग दे देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड uvf, दोनों तरफ uvf से भाग देंगे। देखिए uvf से भाग देंगे, यहाँ ये दोनों लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ
यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देना है, यू भी एफ से भाग देना है, भाग दिए यू भी एफ से, यू भी एफ से हम भाग देंगे तो ये हो गया यू भी माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ, ये हो गया। अब यहां पर देखिए यूबीएफ से जब दोनों तरफ आप भाग दे दिए, यूबीएफ से आप जो दोनों तरफ भाग दे दिए, यूबीएफ से भाग दिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ। अब देखिए यहां पर यू भी से यू भी एक मर्तबे कट गया, U से U कट गया, F से F कट गया एक मर्तबे, फिर V से V कट गया, F से F कट गया एक मर्तबे, यानी हो गया क्या 1 बाई F बरा माइनस 1 बाई यहां बच गया V बराबर 1 बाई यहां बच गया U। अब इसलिए 1 बाई F बराबर 1 बाई U, और ये 1 बाई भी को उठाकर बराबर के RHS में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 बाई भी। ये हो गया हमारा प्रूफ। यही दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। दर्पण सूत्र एक बार समझेंगे, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था पहले क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। इसको कैसे सत्यापित करेंगे, इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। इसका सत्यापन हमने यहाँ पर देखा कि बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको देखेंगे, 2-3 बार जब इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका कोई यूज नहीं, यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको बताया था इसे समझाने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको कम से कम 2 बार जरूर लिखिएगा, वीडियो को रोक रोक कर समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको अच्छी तरह ये चीज समझ में आएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये कटिंग नहीं समझिएगा, ये क्रॉस है, गुना, ये ऐसे यू माइनस आर में v माइनस एफ से गुना किया गया, एफ से गुना आर माइनस v में गुना किया गया, ठीक है। ये है आपका दर्पण सूत्र। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगली बार हम आपको लेंस सूत्र का सत्यापन बताएंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। जब सपोर्ट होगा तो मैं ऐसे वीडियो आपको एग्जाम के व्यू से आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद।